ये कहानी एक पुलिस ऑफिसर की है जिसे मीडिया हेट करता है, जिसका एक पंच क्रिमिनल्स को जेल की बजाय हॉस्पिटल पहुंचा देता है। कहानी यहाँ साल 2008 वियतनाम में शुरू होती है, जहाँ साउथ कोरियन बिजनेसमैन जिसका नाम चॉय है, वो अपने बिजनेस पार्टनर के साथ यहाँ आता है। चॉय शहर में नया है। चॉय का पार्टनर जोंग यहाँ आने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, क्योंकि यहाँ जोंग अपने बिजनेस पार्टनर सैंग से चॉय को मिलवाना चाहता है। यहाँ वो बिजनेस के सिलसिले में आए हैं। यहाँ चॉय को सैंग की कार में अकेले बैठने के लिए कहा गया। शुरू में सब नॉर्मल और ठीक लग रहा था। उन्होंने आराम से बात की, पर सैंग के आदमियों ने चॉय को अचानक मारना शुरू कर दिया। यहाँ पता चलता है कि जोंग साउथ कोरिया के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में से एक है, जिस पर अनगिनत क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए हैं। वो लोग चॉय को किडनैप कर उसकी दौलत को हथियाना चाहते हैं। अब यहाँ सीन सियोल सिटी में शिफ्ट होता है, जहाँ एक आदमी ने लोगों को हॉस्टेज बनाया हुआ है। वो असाइलम से भागकर आया है। यहाँ सीनियर ऑफिसर मौजूद है, पर सिचुएशन को हैंडल करना उनके बस की बात नहीं लगती। यहाँ सिचुएशन बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है, क्योंकि इस आदमी के पास गन है और वो लोगों को मारने की धमकी दे रहा है। तभी एक बॉडी बिल्डर आदमी आता है जो इस हॉस्टेज सिचुएशन को हैंडल करता है। वो स्टोर में पीछे के रास्ते से एंट्री करता है और आसानी से कल्प्रिट को मार गिराता है। इसका नाम मासुकदू है, जो मेजर क्राइम यूनिट पुलिस स्टेशन में काम करता है। यहाँ न्यूज़पेपर में छपता है कि मासुकदू हॉस्टेज की सिचुएशन को बिना कैजुअलिटी के भी हैंडल कर सकता था। उसके एक्शंस की वजह से क्रिमिनल्स पैरालाइज हो जाते हैं। उसके तरीके को बहुत ज़्यादा वायलेंट समझा जाता है। उसका फोटो अक्सर न्यूज़ में छाया रहता है और गॉसिप्स होती रहती हैं, क्योंकि उसके एक्शंस की वजह से क्रिमिनल्स को जेल जाने से पहले हॉस्पिटल भेजना पड़ता है। उसके एक पंच का मुकाबला क्रिमिनल्स नहीं कर पाते। यहाँ उनका कैप्टन आता है, जो मासुकदू को वियतनाम जाने के लिए कहता है। कहानी की शुरुआत में जिन क्रिमिनल्स को पहले दिखाया गया था, उन्होंने वियतनाम पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया है और वो उनकी हिरासत में हैं। उसे बताया जाता है कि मासुकदू को वहां जाकर साउथ कोरिया में उन क्रिमिनल्स को वापस लाना है। यहाँ कैप्टन उसके साथ जाने के लिए कहता है। मासुकदू किसी एक ऐसे आदमी के साथ जाना चाहता है जिसको इंग्लिश या वियतनामीज आती हो, पर कैप्टन को ना ही इंग्लिश आती है और ना ही वियतनामीज। यहाँ वियतनाम पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ कुछ माइनर क्रिमिनल्स मिलते हैं जो वियतनाम में आकर रह रहे हैं, ताकि उन पर उनके देश में कोई लीगल प्रोसीडिंग्स ना हो। वो लोग मासुकदू को पहचान लेते हैं और वो ये भी जानते हैं कि वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस है। वियतनाम मासुकदू की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, फिर भी वो सामने बैठे क्रिमिनल्स को पकड़ना चाहता है। उसे देख वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। मासुकदू को यहाँ कैप्टन रोक लेता है, क्योंकि वो यहाँ एक ज़रूरी काम से आया है जिस पर उसे ध्यान देना है। अगले दिन दोनों वियतनाम में साउथ कोरियन जनरल काउंसिल के ऑफिस जाते हैं, ताकि उन्हें सरेंडर्ड क्रिमिनल्स की जानकारी मिले। मासुकदू वहाँ बहुत सारे मिसिंग लोगों के केसेस देखता है जो साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं। जनरल काउंसिल उन्हें यहाँ बताता है कि यहाँ हर महीने हजारों कोरियन टूरिस्ट विजिट करने आते हैं। उनमें से बहुत कम लोग ही यहाँ से वापस जा पाते हैं। मासुकदू क्रिमिनल्स के सरेंडर करने के बारे में पूछता है, क्योंकि उसे यह अजीब बात लगती है कि एक डेंजरस क्रिमिनल अपनी मर्जी से सरेंडर कर रहा है। यहाँ दोनों जोंग से मिलते हैं, ताकि वो उससे सरेंडर करने की वजह जान सके, पर जोंग उसे इन्फॉर्मेशन देने में आनाकानी करता है। वो झूठ कहता है कि उसे अपनी गलतियों का पछतावा है, इसलिए वो कोरिया जाकर अपनी सज़ा काटना चाहता है। उसकी बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। उससे उगलवाने के लिए जोंग पर मासुकदू अपना जोर आजमाता है। जोंग यहाँ बताता है कि जेडी नाम का आदमी उसे मार देना चाहता है, इसलिए उसने बचने के लिए यहाँ सरेंडर कर दिया। पर जेडी कभी जोंग के लिए काम करता था। दरअसल ये 3 लोग साथ में काम किया करते थे, जोंग, जेडी और कीबैक। जोंग से एड्रेस मिलने पर दोनों जेडी के पास जाते हैं। वो लोग जेडी को इंटेरोगेट करना चाहते हैं, पर उन्हें वहाँ वो मरा हुआ मिलता है। ये देख दोनों जोंग के पास वापस आते हैं। उसे बताते हैं कि जेडी मर चुका है। अब उसे सच बोलने के लिए फिर से मजबूर किया जाता है। वो बताता है कि उसने और उसके साथियों ने यहाँ सैंग नाम के आदमी के साथ एक किडनैपिंग की थी। जिसकी किडनैपिंग की थी उसका नाम चॉय था, जो बिजनेस किया करता था। वो एक पैसे वाला आदमी था। चॉय की किडनैपिंग से जो पैसा मिला उसे लेकर सैंग के साथ झगड़ा हुआ। इस बीच जैसे ही चॉय को मौका मिला वो वहाँ से भाग निकला। उसे फौरन पकड़ भी लिया गया। चॉय अपनी जान बचाने के लिए उन्हें डील ऑफर करता है कि वो उन्हें रैंसम से भी ज़्यादा पैसा देगा, पर तभी सैंग आकर उसे मार देता है और जोंग के एक साथी कीबैक को भी मार देता है। सैंग जोंग और जेडी को धमकी देता है कि वो उन्हें भी मार देगा अगर वो उनसे रैंसम मनी के लिए बहस करेंगे। डेड बॉडी को रैप कर दफना दिया जाता है, पर दफनाने से पहले सैंग चॉय के हाथ की पिक्चर उसके पासपोर्ट के साथ उसके पिता को भेजता है और रैंसम की डिमांड करता है। चॉय मर चुका है, पर यह बात उसके पिता को नहीं पता। इसके अलावा सैंग चॉय के होटल से सारा कैश और गोल्ड भी निकलवा लेता है। उसे अभी और भी पैसे की भूख है। इस घटना के बाद सैंग और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। यहाँ जोंग और जेडी को उससे अपनी जान का खतरा होता है,
इसलिए अपनी जान बचाने के लिए जोंग ने वियतनाम पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया। सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मासुकदू साउथ कोरिया में अपने कॉलीग से कांटेक्ट करता है। वो उन्हें सैंग और चॉय की इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है। मासुकदू वियतनाम की लोकल पुलिस की मदद से चॉय और कीबैक की बॉडीज को रिकवर कर लेता है। मासुकदू वियतनाम में अपने इन्फॉर्मेंट से बात करता है कि वो पता लगाए कि सैंग कहाँ है। थोड़ी देर बाद मासुकदू को सैंग के बेस कैंप की इन्फॉर्मेशन मिलती है। मासुकदू वहां जाकर सैंग की इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, पर जब तक वो अपना जोर ना आजमाए उसे कोई इन्फॉर्मेशन देता ही नहीं है। पर जब सब लोग मार खा लेते हैं तब सैंग की इन्फॉर्मेशन देते हैं। यहाँ मासुकदू को अपने कॉलीग से इन्फॉर्मेशन मिलती है कि चॉय को कभी मिसिंग रिपोर्ट किया ही नहीं गया और उसके पिता का नाम बेक है और वो बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। मासुकदू यहाँ बताता है कि चॉय के पिता ने किडनैपर को मारने के लिए कुछ लोगों को भेजा है। सैंग अपने घर आता है, जहाँ वो बेक के आदमियों को पहले से उसके घर में पाता है। वो अकेला है पर फिर भी सारे लोगों को मार देता है। एक आदमी सैंग को बताता है कि उन्हें बेक ने भेजा है। सैंग बेक को कॉल करता है। बेक हैरान है कि वो अभी तक जिंदा है। बेक कहता है कि तुमने मुझसे रैंसम के पैसे भी लिए और मेरे बेटे को भी मार दिया। सैंग यहाँ बेक से कहता है कि वो उसे और पैसे दे वरना वो कोरिया आएगा। मासुकदू वहाँ पहुँच जाता है और बेक के आदमियों की बॉडीज देख के शॉक रह जाता है। सैंग अचानक से कैप्टन पर हमला कर देता है। फिर यहाँ सैंग और मासुकदू की जबरदस्त फाइट होती है, पर फाइनली सैंग वहाँ से भाग जाता है। कैप्टन पर हुए हमले की वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। कैप्टन मासुकदू से सैंग को पकड़ने के लिए कहता है। थोड़ी देर बाद मासुकदू सैंग के एक आदमी से मिलता है जिसे इस हालत में वही यहाँ लेकर आया है। मासुकदू उससे बेक और सैंग की इन्फॉर्मेशन निकालता है। तभी वियतनामीज पुलिस हॉस्पिटल में आती है। वो मासुकदू और कैप्टन को साउथ कोरिया वापस लौट जाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उनके यहाँ रहने से कई परेशानियां खड़ी हो गई हैं। कैप्टन वहाँ से जाना नहीं चाहता, वो सैंग को पकड़कर उससे बदला लेना चाहता है। मासुकदू कहता है कि वो लोग साउथ कोरिया जाएंगे, क्योंकि सैंग अपने मसलों को सुलझाने के लिए बेक के पास जा रहा है। सियोल आते ही मासुकदू फौरन ईसू नाम के आदमी से मिलता है जो एक एक्स क्रिमिनल है और उसे कभी मासुकदू ने ही पकड़ा था। उसके पास स्मगलर्स के ट्रांसपोर्टेशन और उनके रूट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, जिसे अक्सर इलीगल इमिग्रेंट्स और फ्यूजिटिव्स इस्तेमाल करते हैं। मासुकदू जब उसे प्रेशराइज करता है, वो उसे फाइनली अनलाइसेंस शिप के बारे में बताता है जो उस रात आने वाला है। क्योंकि सैंग एक क्रिमिनल है, वो लीगल तरीके से देश में एंट्री नहीं कर सकता। मासुकदू यहाँ डॉग की सीसीटीवी फुटेज देखता है जिसमें पता चलता है कि सैंग साउथ कोरिया में आ चुका है और उसने वहां से एक कार को चुराया है। इस मैटर को रिपोर्ट करने के लिए मासुकदू सुपीरियर के पास जाता है, पर उसके वियतनाम के कारनामों की वजह से उसे डांटा जाता है। इस बीच दो लोगों को पार्किंग एरिया में एंट्री करते हुए दिखाया जाता है। इनका नाम जेन और जैंग है। ये दोनों जाने माने क्रिमिनल्स हैं और उन्हें जैंग ब्रदर्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ मासुकदू और उसके कॉलीग्स चॉय का फ्यूनरल अटेंड करते हैं। वो उसकी मदर से मिलते हैं जो कि अपने बेटे को खोने के सदमे में है। तभी बेक सैंग से लिफ्ट में मिलता है। बेक ने कभी सैंग को नहीं देखा तो वो उसे पहचान नहीं पाता। तभी सैंग ओपनली कहता है कि उसने बेक के बेटे को मारा है और ये सुनते ही बेक का आदमी सैंग को मारना शुरू करता है, पर वो आसानी से उसको मार देता है और बेक को किडनैप कर लेता है। वहीं जैंग ब्रदर्स अपना काम कर जाते हैं और बेक को किडनैप कराने में सैंग की मदद करते हैं। ड्यूटी ऑफिसर सीसीटीवी कैमरे पर नजर रखता है। तभी वो देखता है कि चॉय के फादर बेक को किडनैप किया जा रहा है। ये देख वो सैंग की गाड़ी का पीछा करता है, पर वो उसे पकड़ नहीं पाता। थोड़ी देर बाद सैंग बेक की वाइफ को कॉल करता है, उससे 2 मिलियन रैंसम की डिमांड करता है और उसे बेक के टॉर्चर किए जाने का वीडियो शेयर करता है। मासुकदू उस वक्त वहीं मौजूद है। वो किम को इशारे से नेगोशिएट करने के लिए कहता है, जिससे सैंग और उसकी गैंग को पुलिस अरेस्ट कर सके और बेक को बचाया जा सके। इसके बाद मासुकदू किम के लिए राइट ड्राइवर ढूंढता है जो किम को अपने साथ लेकर जाए। सैंग उसे और बाकी पुलिस वालों को पहचानता है, तो इनमें से कोई नहीं जा सकता। यहाँ मासुकदू ईसू को ड्राइवर बनाने के लिए कन्विंस करता है, क्योंकि वो एक एक्स क्रिमिनल है तो उस पर कोई शक नहीं करेगा और वो ऐसी सिचुएशन से निपटना अच्छी तरह जानता है। सैंग जैंग ब्रदर्स को किम को फॉलो करने के लिए कहता है ताकि वो कोई ट्रिक प्ले ना करे। अगले दिन जैंग ब्रदर्स बेक के घर के पास आते हैं। वो किम और ईसू को कार में एक बड़े सूटकेस के साथ बैठते हुए देखते हैं। रास्ते में 2 मिलियन सूटकेस में देखकर ईसू का मन बेईमान हो जाता है और वो कुछ प्लान करने का सोचता है। यहाँ किम को लगता है कि ईसू पुलिस ऑफिसर्स में से एक है। यहाँ वो वही करती है जैसा ईसू कहता है। इस बीच डॉन बेक को ढूंढने में कामयाब हो जाता है, जिसे एक पुरानी फैक्ट्री में रखा गया है। वो उसे बचाने के लिए जाता है, पर तभी सैंग आ जाता है और उस पर बार बार वार करता है। यहाँ सैंग समझ जाता है कि वो पुलिस से घिर गया है और वो वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यहाँ मदद के लिए बाकी पुलिस वाले भी आ जाते हैं। बेक और डॉन को इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया जाता है। तभी जैंग ब्रदर ईसू की कार को रोकते हैं,
जिसकी वजह से ईसू एक अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया की तरफ भागता है, जहां वो किम को कार से उतरने के लिए कहता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। जब वो पार्किंग एरिया से भागता है तब सूटकेस कार में ही होता है। जैंग ब्रदर्स किम का पीछा करते हैं। वो शॉपिंग सेंटर की तरफ उसे ढूंढते हैं। वो किम को पकड़ लेते हैं और उसकी जान लेने की कोशिश करते हैं। तभी मासुकतू वहां आकर किम को बचा लेता है और उन क्रिमिनल्स की बहुत पिटाई करता है। वहीं ईसू की कार को सैंग पीछे से हिट करता है। ईसू किसी तरह वहां से बचकर सूटकेस के साथ भाग जाता है, पर सैंग को ईसू की डिटेल निकालने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्योंकि वो उसके जैसा ही एक क्रिमिनल है। वो ईसू को ढूंढ लेता है। वो चाइना भागने वाला था। सैंग के डर से ईसू सूटकेस वहीं छोड़कर भाग जाता है। थोड़ी देर बाद सैंग एक बस में चढ़ जाता है। ईसू उसे देख लेता है और मासुकदू को कॉल करके सैंग के बारे में सब कुछ बता देता है। जैसे ही बस टनल में एंट्री करती है, पुलिस बस को आकर घेर लेती है। मासुकदू पैसेंजर को बस से निकालता है। सैंग और मासुकदू का आमना सामना होता है। दोनों की जबरदस्त फाइट होती है, जैसे वो पिछली अधूरी फाइट का बदला ले रहे हों। मासुकदू सैंग को बहुत मारता है और ये फाइट जीत लेता है। मासुकदू के पंच का मुकाबला करना किसी क्रिमिनल के बस की बात नहीं है। यहाँ पता चलता है कि ईसू कभी पैसे लेकर भागने वाला नहीं था। उसे ये सब मासुकदू ने करने के लिए कहा था, ताकि सैंग और उसकी गैंग को पकड़ सकें। इस केस को सक्सेसफुली सॉल्व करने के बाद मासुकदू अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट करता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। आपकी जान आपके अपनों के लिए बेहद कीमती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमें ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।